नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और जो लर्निंग होगा उसमें हम कुछ स्पेशल्स जो है फार्मूला के बेसिस पे कुछ कंपनी को कह सकते हैं कि स्किनर डॉट इन के वेबसाइट्स पे हमने फाइंड आउट करने की कोशिश किया है। जो हम यूज करते हैं किसी डेटा को समझने के लिए मार्केट की, तो वो हम स्किनर डॉट इन का यूज़ करते हैं और इसमें हमने कुछ फार्मूला के बेसिस पे ये समझने की कोशिश किया, कह सकते हैं कि हमने रिसर्च किया और ये कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसी कंपनी को हमने सर्च करने की कोशिश किया जो कि ग्रोथ के मामले में, जिसमें कि वाई ओ वाई ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, बेटर टू बेटर करती जा रही है। कम से कम हमने कंडीशन अप्लाई किया था कि कम से कम 20% की रैली होना चाहिए था इनकी फाइनेंशियल में, चाहे वो सेल्स को लेकर के, चाहे वो प्रॉफिट को लेकर के। और मार्केट की रेस में यदि देखा जाए, जहां निवेशकों का इंटरेस्ट लगा हुआ है, मार्केट ट्रेंड को, स्टॉक की ट्रेंड कहाँ पे आके अटकती पड़ती है, क्या निवेशकों का लगातार ध्यान जो केंद्रित था वो बिखरती देखी गई है या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कंपनी लेके आए हैं आज इस लर्निंग में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर कौन सी कंपनी है, क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। सबसे पहली बात बताऊं तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट प्रोडक्टिविटीज में डील करती है और इनका जो कारोबार है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कह सकते हैं छोटी सी कंपनी रही है। छोटी सी कंपनी में यदि मार्केट की रेंज की बात करा किया जाए, तो मार्केट भी, उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा नहीं है। 1000 करोड़ से छोटी सी कंपनी है, 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है, 724 करोड़ के आसपास अभी के सिचुएशन में इसकी मार्केट कैप देखी गई। खैर मार्केट कैप भी जो स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसमें भी ज़्यादा मैं नहीं जाने की कोशिश करता हूँ। इससे ये पता चलता है कि आपके जो वेट है वो क्या रहा है, आप किस लेवल पे आपके अपनी आंकड़ा लेके आते हैं, आप किस लेवल पे हैं, किस तरह की कंपनियां हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी रही है और वैल्यूएशन के अलावा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा दिखता है, उसको लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंपनी की वेबसाइट्स पे, तो हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें जो कारोबार है वो कहाँ तक क्या-क्या करती है और क्या नहीं करती। यदि कंपनी की तरफ चलें तो हमने देखा कि इनका कंपनी की वेबसाइट्स में कंपनी कहती है न्यूट्रिशन एंड द फ्यूचर ऑफ द हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर की कंपनी है और फर्मेंटास इसका नाम है बेसिकली कंपनी का। इनके बिजनेस मॉडल में कहती है कि जिसमें कि विटामिन एंड द अदर इंटीग्रेंट की कामकाज, न्यूट्रिएंट की कामकाज या फिर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज हो, इन्वायरमेंट सोल्यूशन का हो, रियल एस्टेट्स में भी कंपनी करती है काम। तो ये कुछ इनकी सेगमेंट वाइज कारोबार है, जहाँ पे मेडिकल से लेकर के चाहे रियल एस्टेट तक की बिजनेस को लेकर के जिक्र करता देखा गया। तो ये क्या समझा हमने कि फार्मास्यूटिकल ही नहीं, इनके पास जो रियल एस्टेट्स का बिजनेस है वो भी कंपनी करती पाई गई है। अब इसमें जो इनका ग्रोथ लेवल है वो किस बिजनेस में सबसे बेटर है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे कि आखिर उसमें किस में सबसे बेटर जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है या आज के टाइम में मार्केट में कैसा आंकड़ा निकल के। यदि हम इनकी चलें तरफ तो समझ में आती है कि कंपनी, जिस तरह से हमने कहा कि आपके सामने कुछ हमने पॉइंट को कंपेयर करने की कोशिश किया, जिसमें कि डेविस लैब है, न्यूलैंड्स लैब्स हैं या जुबिलेंट फार्मा जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी भी है। वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड है, जो कि 723 करोड़ की मार्केट कैप। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखिए, मैं केवल इसी कंपनी की बात नहीं करूंगा, इनकी कुछ दिग्गज कंपनी को हमने एक ही पैदान में रखा है, जहाँ पे इनका वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ जो है वो काफ़ी सस्ते रेटों में जिक्र करता है। जो डेट टू इक्विटी मामला है वो भी काफ़ी कम रेटों में अवेलेबल दर्ज करती है। यदि हम कंपनी की ओवरऑल, हमने यहीं पे कलेक्टिवली डेटा ले लिया है और ये समझने की कोशिश यदि किया जाए, जैसे हमने कहा कि करंट मार्केट की रेंज को देखा जाए बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, जहां बुक वैल्यू के मुताबिक जो डेविस लैब जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी में 1000% से ज़्यादा की उछाल है, तो वहीं पे इस कंपनी में जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी सस्ता जिक्र करता है, चाहे वो बुक वैल्यू के से कंपेयर किया जाए, चाहे इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए। अब आती हैं अच्छी बातों को लेकर के, जहां हमने आपके सामने ये पॉइंट रखने की कोशिश किया था कि आखिर कंपनी में वाई ओ वाई का ग्रोथ कैसा रहा और क्यू और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कैसा रहा। तो इसको लेकर के चर्चा करते हैं एक नज़र, क्योंकि हमने जिस भाव से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपके सामने लेके आया हूँ, उसमें हमने ये मद्देनजर रखा है कि कम से कम कंपनी ग्रोथेबल कंपनी हो, भले स्टॉक की
जो रैली हो वो ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन क्या वो स्थिरता बना पाती है या लगातार वहां पे गिरावट है? तो फिर गिरावट के बाद जो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं उनके लिए क्या करना, क्या सोचना चाहिए, क्या करते हैं और किस हिसाब से उसको समझना चाहिए? यदि उसके व्यवहार पे चलते हैं, किसके व्यवहार को, इस स्टॉक के व्यवहार को लेकर के, तो ये ज़िक्र करता है कि कंपनी का जो कारोबार है, उसमें 58% तक की सेल्स में वृद्धि हुआ, तो प्रॉफिट में 274% की वृद्धि थी। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 64% से ज़्यादा की वृद्धि थी सेल्स में, तो 240% से ज़्यादा की प्रॉफिट में वृद्धि दर्ज करती है। काफी अच्छी पैदान पे जिक्र करता है। अब आते हैं उसको लेकर के जहां पे बाकी कंपनियों के यदि कंपेयर भी किया जाए, तो इस तरह के प्रॉफिटेबिलिटी केवल एक कंपनी में निकल के आती है जिसका नाम न्यूलैंड्स लैब्स है। बाकी कंपनी में नहीं जिक्र करता है, चाहे वो सेल्स का मामला हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटीज का मामला हो। यदि हम आज के टाइम में स्टॉक प्राइस की भी देखें, किसमें कितना गिरावट हुआ है, किसमें कितना स्थिरता बना पाती है, तो यदि आप देखा जाए तो 52 वीक के जो हायर प्राइस है उसे यदि आप करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो ये 45% के आसपास टूट चुका है। वहीं पे कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कि इससे ज्यादा भी गिरावट है, जहाँ 47% की गिरावट रही आरती ड्रग्स के अंदर। तो वहां पे कुछ कंपनी ऐसी भी जहां बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही है। जबकि लोअर से हायर की बात करें तो 70% से ज्यादा मार्केट अभी भी उछला पड़ा दिखता है, मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट इसका भी गिरा हुआ दिखता है। अब कंपनी की यदि बात करें किया जाए तो ये जिक्र करता है कि कंपनी में अ, यदि आप इनको देखें नेट इनकम मार्जिन को, तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में कुछ कंपनी से ज़्यादा भी है तो कुछ कंपनी से थोड़ा सा कम का भी आंकड़ा टच करती है, और ये अक्सर प्रॉफिटेबिलिटीज नंबर को लेकर के रहती है। तो ये तो था, हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखा और स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखा कि आज के टाइम में किस में कितना गिरावट रही है इस सिचुएशन में, किस में कितना मार्केट में स्थिरता बन के आई है। और ये भी सवाल आता है कि आखिर इस छोटी सी कंपनी में क्या एफआई की भूमिका है, क्या डीआई की कुछ होल्डिंग बची हुई है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है, जो कंपनी में यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी का टर्नओवर 427 करोड़ रहा। इससे पहले की बात किया जाए तो इससे पहले इस तरह के टर्नओवर नहीं था। ये टर्नओवर के मामले में कह सकते हैं अभी पीरियड इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट रही है पिछले पीरियड के मुकाबले, लेकिन कुछ पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी रैली भी रही है। जहां 39% तक इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, वहां पे एक गिरावट रही। नेट प्रॉफिट में करीब 36 करोड़ के आसपास आंकड़ा है, और वहां पे यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक पे देखते तो बाकी कुछ पीरियड के मुकाबले तो काफी अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनियों के मुताबिक कुछ पीरियड के मुकाबले तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। जहाँ कंपनी करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट कमा रही थी, सेविंग कर रही थी, वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं जिक्र। यदि कंपाउंडेड को देखें तो चलती आ रही थी, प्रॉफिट भी अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी। स्टॉक प्राइस सीजर जब हम लोग ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज जो कंपनी अर्थात जो 52 वीक के सबसे लो पोजीशन पे आके अटकी पड़ी है, तो यहाँ आज भी जो पोजीशंस बनी हुई है लोगों निवेशकों का, डिमांड की बात करें तो 58% की आज भी डिमांड यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ दिशा दिखाती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। यदि आप केवल और केवल समरी डेटा की तरफ चलने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के समरी डेटा ये कहता है कि कंपनी में इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा है तो आज भी यहाँ पे करीब करीब 20% से ज़्यादा अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा यदि हम प्रमोटर कंट्रोल को देखें तो काफ़ी अच्छा है, 62% के आसपास है। डिविडेंड रेगुलर पेइंग कंपनी रही है, यदि रेगुलर पेइंग कंपनी के तौर पे देखा जाए तो यदि हम इसको डेटा को कैप्चर करें तो साल दर साल उन्होंने 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, अभी तक इन्होंने अगस्त के महीने में डिविडेंड देती है, अगस्त सितंबर के महीने में, और डिविडेंड देती रही है। जबकि 2021 में तो कंपनी ने बोनस भी दिया था। ये एक इनके लिए डेटा की बात कहते हैं, जहाँ आरओई में निगेटिव था तो आरओसी थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है। साथ में यदि डेट टू इक्विटी का मामला को देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, कंपनी में रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेरिजन में लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर। यदि अब कंपनी की निवेशकों के इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में कोई भी एफआई और डीआई की बड़ी भूमिका है ही नहीं। तो फिर एक सवाल और आती है, और सवाल पता है क्या है, मैं कुछ सवाल इसलिए लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए, आप यदि चर्चा करते हैं इनकी चार्ट ग्राफ में, जब मार्केट में यहाँ पे
जहाँ हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं कि एफआईआई की बिकवाली है, डीआईआई की खरीदारी है, तो फिर आखिर यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ फिर गिरने की वजह क्या थी? यहाँ किसकी वजह से गिरा? मुझे ऐसा लगता है कि डेटा जो है ना वो एक उस टाइम फ्रेम की बात है। उससे पहले तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एफआई और डीआई ट्रेडिंग पर्पज से लेके रखे रहते हैं, लास्ट मोमेंट में आकर के सेटअप कर लेते हैं। ऐसा ही कैसा तो कुछ होता होगा। तभी तो यदि 36% की होल्डिंग इनके पास थी, 17-12 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ था, तो फिर इसमें बिकवाली का प्रेशर किस लिहाज से देखने को मिला है? क्योंकि कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात किया है तो रिस्क फैक्टर को लेकर कोई भी चिंता जाहिर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटली जो चीज़ें हैं वो स्टेबल स्थिरता के साथ बनी हुई है। जो टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस की बात तो मैं वैसे नहीं कहता हूं, क्योंकि फंडामेंटली इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर कंपनी का कारोबार जो है वो क्या स्थिरता से कर रही है काम। फाइनेंशियल जो पुराना परफॉर्मेंस है नॉट रेलिवेंट फॉर द फ्यूचर, बट ये एक आंकड़ा देखा जाता है कि अभी तक के जो बेटर परफॉर्मेंस किया है वो शायद आगे भी स्टेबल या सस्टेनेबल कैटेगरी के अंदर फिल कर सकता है। ये चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आगे समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ को और भी कहता हूँ कि मनी इज एवरीथिंग, और सिक्योर एंड शेफ फॉर द बेटर टुमारो एंड बेटर फ्यूचर को लेकर के फॉर द मनी। और यहाँ कंपनी में फंडामेंटल जो फंडा है वो काफ़ी बेटर साबित होती देखी गई। बस स्टॉक चार्ट में जो पहले तक चलती आ रही थी वहाँ पे आकर के भारी कट हुआ, तो फिर यहाँ पे चिंता किस बात की हुई? देखिए, यदि चिंता की बात करूं, मैं सीधा सीधा ट्रेंड की बात करता हूं मार्केट में। तो यदि हम पिछले ट्रेंड की बात करें, इससे पहले भी इस तरह के मूवमेंट हो चुका है। सोचिए, लाइफ टाइम हाई इस पोजीशन के आसपास हुआ था, और सोचिए लाइफ टाइम हाई के पास आते 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 रुक गया। जबकि बीच में ये देखा गया कि कंसोलिडेशन जो था डेटा वो काफी बेटर साबित होती देखी गई थी, कि ये पोजीशन था जहाँ पे कंसोलिडेट करती देखी गई थी। एक पोजीशन ऐसा भी था जहाँ पे लगातार एक ही प्राइस रेंज में लगातार बनी हुई देखी गई थी। इस प्राइस लिस्ट की बात करें कि एक ही रेंज में काफी दिनों तक रही थी। आज के सिचुएशन में क्या होगा इसको लेकर के? देखिए, आज के सिचुएशन में जो यहाँ पे लेके बैठे हैं उनके लिए तो चिंता का विषय बनता है, लेकिन उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है एसएल के साथ निकलना, यदि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो। लेकिन इनके लिए सपोर्ट क्या बन सकता है? यदि लास्ट 3 सालों की सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट ये जो प्राइस थी उससे ज़्यादा लुढ़क चुका है प्राइस यहाँ से, इस प्राइस के मुताबिक आज के टाइम की बात करें। जबकि इनके पास यदि सपोर्ट की बात करें तो इनके पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे 200 रुपये के आसपास कह सकते हैं कि एक बेटर सपोर्ट लिया जा सकता है। और यहाँ पे यदि यहाँ से उतर जाता है तो इनके पास ये एक लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, जिस रेंज में आकर के मार्केट टिक सकता है। और यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में सक्षम भी हो पाएगी। तो इसको लेकर के हमने जानने की कोशिश किया विदाउट कोई एडवाइजरी को, विदाउट कोई रिकमेंडेशन को। आ, मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।